हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइमेथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल इस नए लेक्चर वाले वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 साइंस के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, जो कि लेक्चर 5 है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है तो उसे मैं बता दूं। तो आवर टुडेज गोल इज फर्स्ट। तो इससे पहले मैं 1 और 2 दो तरह के रिएक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसका पहला लेक्चर में लेक्चर 4 में था, उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग को इस लेक्चर में क्या मिलने वाला है आप लोग को, तो आप लोग को मिलेगा तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, सिक्स्थ एक्टिविटी 1.9 टू 1.11 यानी 1.11। ठीक है, तो 1.9 से लेकर 1.11 तक जो भी आपकी एक्टिविटी है इस रिएक्शंस के साथ साथ वो मैं कराते जाऊंगा। इसके बाद लास्ट में हम लोग बहुत ही अमेजिंग सा बोर्ड लेवल क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके बोर्ड्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इन रिएक्शन से। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर में होने वाला है। तो कुछ दिन तक लेक्चर आपका नहीं आया था, इसका कारण था कि हम लोग के घर में सभी का तबीयत खराब था, जिस कारण से लेक्चर बना नहीं पा रहा था मैं। ठीक है, तो अब से लेक्चर्स आपका कंटिन्यू आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछ लेना चाह रहा हूँ कि क्या आपने अपने साथ कॉपी और पेन लेकर रखा है कि नहीं। अगर लेकर रखा है तो बेस्ट, बहुत अच्छा है, और नहीं लेकर रखा है तो ले लो और फिर उसको कॉपी में भी नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को और देखते हैं इस अमेजिंग सा लेक्चर को बड़े अच्छे से एंजॉय करते हुए। लेट्स गो। चलो, तो आज के लेक्चर के पहले रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर वीडियोस में नए हो तो वीडियोस को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस को अच्छा लगेगा तो उसे लाइक कर देना। ठीक है, और साथ में वो जो बेल बटन होता है सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसको भी दबा देना, जिससे कि न्यू वीडियोस अगर आए तो तुम्हें तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और तुम आसानी से फिर सारी वीडियोस को अच्छे से देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आओ। तो हम लोग का लेक्चर, इस लेक्चर का जो थर्ड रिएक्शन है वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेक्चर का फर्स्ट रिएक्शन थर्ड रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन हमने इसके पहले लेक्चर में कवर कर लिया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर है द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक कंपाउंड है, उसमें से एक ऐसा एलिमेंट आया जो कि ज्यादा रिएक्टिव है इस कंपाउंड में उस एलिमेंट के कंपैरिजन में, तो वो क्या करेगा, उसको वहां से हटा देगा और हटाने के बाद खुद वहां पर जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लो कि आप एक चेयर पर बैठे हुए थे, मस्त एकदम सोफा में चेयर पर बैठे हुए थे, मस्त टीवी भी देख रहे थे। अब अचानक से कोई आए, कोई बड़े आ गए। अब बड़े आए, बोले ए चलो हटो हटो, और वहां पर जाके बैठ गए। यानी कि वो क्या किए कि तुम्हें वहां से डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहां जाके बैठ गए। तो ऐसा जब भी रिएक्शन तुमको देखने को मिलेगा उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आओ देखते हैं एग्जांपल में आखिर क्या है। तो ए प्लस बी सी, तो बी सी यहाँ पर क्या हो गया, ये एक तुम्हारा कंपाउंड हो गया। इसमें से क्या होगा कि बी जो होगा वो तुम्हारा एक ऐसा एलिमेंट है जो ए से कम रिएक्टिव है। तो ए क्या करेगा, बोलेगा बी चलो साइड हो साइड हो साइड हो, और साफ, और वहां पर जाके वो क्या करेगा, बैठ जाएगा। यानी कि एसी बनाएगा और साथ में तुम्हारा बी जो है वो अलग हो जाएगा। बी बोलेगा मैं तो अकेला हो गया, मेरे को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, ए वहां पर जाके बैठ जाएगा, एसी बन जाएगा और बी तुम्हारा अकेला हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पर आयरन है, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को हटा देगा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। तो ताकतवर क्या करता है, अपने से कम ताकतवर को हटा देता है। ठीक है, तो ये ज्यादा ताकतवर अपने से कम ताकतवर को हटाएगा और यहाँ पर बनाएगा FeSO4, यानी आयरन खुद वहां पर जाके बैठ जाएगा, बोलेगा मेरा राज है, मेरा राज है मेरा, तो वहां बैठ जाएगा। और कॉपर बोलेगा तुम साइड हो, साइड हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसमें से एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से हटा देता है और खुद उसके जगह पर बैठ जाता है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हम समझेंगे कैसे कि कोई भी मेरा एलिमेंट एक ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब हाई रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है, ये पता कैसे चलेगा?
कोई सा इसका कोई तरीका है क्या पता करने का कि कौन सा मेरा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? मैंने बोला हाँ, इसका तरीका है, उसको याद कर लोगे तो ये जो रिएक्शन से डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसान सा है, एकदम बच्चों सा क्वेश्चन, बच्चों सा हो जाएगा तुम्हारे लिए, एकदम तुरंत कर लोगे। तो चलो देखते हैं कि आखिर वो क्या है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कि यहाँ पर कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है और कौन कम रिएक्टिव होता है, उसको पता कैसे करें। ठीक है, तो उसको पता करने का तरीका एक सिंपल सा है कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को याद करो। ओके ना, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद हो गया तो तुम्हें बहुत ही सिंपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करना। ओके, तो देखो क्या है इसका याद करने का तरीका। तो याद करने का तरीका है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ते। ठीक है, यहाँ पर क्या है फिर से एक बार देखो, काशी मतलब के मतलब होता है पोटेशियम, नाथ मतलब Na मतलब सोडियम, का मतलब कैल्शियम Ca, माली मतलब Mg यानी मैग्नीशियम, आलू मतलब Al यानी कि एल्यूमिनियम, जरा यानी कि Zn यानी कि जिंक, फीके यानी कि Fe यानी कि आयरन, से यानी कि टिन, पकाता यानी कि लेड, पीवी मतलब लेड होगा, फिर हे मतलब हाइड्रोजन, कुछ मतलब कॉपर, Cu मतलब कॉपर होता है, हिंग मतलब Hg मरकरी लेना है, अजवाइन मतलब Ag सिल्वर लेना है, और मतलब Au गोल्ड लेना है, और पड़ते का मतलब प्लेटिनम Pt लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें जो रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है इसमें ध्यान से देखो कि क्या है तुम्हारा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ते। ठीक है, तो याद करना बड़ा ही सिंपल है, क्या है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ते। ठीक है, तो ये चीज को याद कर लो, बहुत ही आसान है। अगर इसको याद कर लोगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम छोटू सा हो जाएगा, एकदम बच्चू सा होगा, तुरंत कर लोगे। ठीक है, जो सबसे ऊपर रहता है वो तुम्हारा हाई रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, और जो सबसे नीचे रहता है वो तुम्हारा लेस रिएक्टिव होता है। यानी कि जो जिसके ऊपर रहा वो तुम्हारा ज्यादा रिएक्टिव, उसके नीचे वाला कम रिएक्टिव होगा। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा, और उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहां पर जाके बैठ जाएगा, और उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, तो इसे अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम आसान बना देगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने देगा। ठीक है ना, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 1.19 जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ही दिया है। तो क्या है हमारा, आयरन नील डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, आयरन का नील को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो क्या होता है। तो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आयरन नील कैसा होता है, और उसको जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो फिर वो किस तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो देखो ध्यान से कि जब भी आयरन नील को कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसमें कुछ होता है, तो उसको पॉइंट वाइज समझते हैं कि आखिर क्या होता है। तो व्हेन एन आयरन नेल डिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स एंड बिकम्स ग्रीन। तो यहाँ पर ध्यान दो, डीप ब्लू कलर, कैसा कलर, डीप ब्लू कलर जो होता है वो तुम्हारा फेड होता है, और फिर क्या बन जाता है, वो ग्रीन बन जाता है। यानी कि जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ओके, डीप ब्लू कलर का होता है, और धीरे धीरे वो फेड होता है, फेड मतलब हल्का रंग होते जाता है, और फिर वो बिकम ग्रीन हो जाता है, यानी कि ग्रीन बन जाता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन देखो आखिर कैसे होता है। तो यहाँ पर एक आयरन है नेल, आयरन नेल यानी कि Fe लिखेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी CuSO4 लिखेंगे, ये हमारा ब्लू कलर का है, कैसा कलर है, ब्लू कलर है। तो जब इसको मिक्स करते हैं तो हमने अभी अभी पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होता है, वो क्या पढ़ा है जरा याद करो तो थोड़ा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ते। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक दिमाग में दौड़ाओ तो थोड़ा सा, कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके 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 फीके, तो फीके यानी कि एफ ही होगा, फीके से पकाता है, कुछ 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 तुम्हारा क्या था, कुछ तुम्हारा था कॉपर के बारे में। ठीक है ना, तो फीके यानी कि आयरन, और कुछ यानी कि कॉपर, तो आयरन तो तुम्हारा पहले आया, कॉपर नीचे आया, इसका मतलब आयरन मोर रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसी के कंपाउंड से।
ठीक है, वही चीज यहाँ पर रिएक्शन में हो रहा है कि जब आयरन तुम्हारा कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पर आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पर आयरन खुद आ जाता है, FeSO4 बनाता है और साथ में कॉपर बन जाता है। तो यहाँ पर जो FeSO4 बना है, इस कंपाउंड के कारण उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो चुका है, तुम्हारा ग्रीन हो चुका है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर इसका तीसरा पॉइंट देख लो क्या है कि दिस इज बिकॉज द मोर रिएक्टिव मेटल आयरन डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करता है क्योंकि आयरन तुम्हारा ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर एंड मोर एंड फॉर्म फेरस सल्फेट FeSO4 एंड कॉपर, और क्या बनाता है तुम्हारा, फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ अदर एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि क्या है। तो पहला है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, उसको आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो जिंक और कॉपर के बारे में। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर तुम देखोगे तो जिंक तुम्हारा पहले आता है, कॉपर नीचे आता है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर जिंक क्या किया, कॉपर को हटाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और यहाँ पर एक्वस लिखेंगे और प्लस ये जो कॉपर तुम्हारा, ये कॉपर साइड हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। जब जिंक उसको डिस्प्लेस करता है जिंक सल्फेट बनता है और इसका कलर हो जाता है कलरलेस। कैसा कलर होता है, कलरलेस हो जाता है, यानी कि कोई भी कलर इसका नहीं होता है। बाद में जो सॉल्यूशन बनता है वो कलरलेस रहता है। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। तो लेड जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, तो लेड, लेड मतलब पीके से पकाता, पकाता मतलब पीबी, पीबी मतलब हो गया कि वो पहले आ गया और कॉपर यानी कि नीचे आएगा, हाइड्रोजन से नीचे होता है और लेड तो ऊपर होता है। तो यहाँ पर पीबी जो है वो मोर रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पीबी क्या करेगा, इस कॉपर को हटाएगा और खुद जाके वहां पर बैठ जाएगा, यानी कुछ ऐसा बनेगा, ये PbCl2 बनेगा। ठीक है, तो PbCl2 हो गया और साथ में तुम्हारा कॉपर क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो ये जो PbCl2 बना है ये तुम्हारा कैसा कलर का होगा, कलरलेस होगा। ओके ना, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं कि जिंक का अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो जिंक और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केटायंस क्या तुमको दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है। तो थोड़ा सा वो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करो। तो काशीनाथ का माली आलू जरा, जरा यानी कि जिंक से पकाता है यानी कि हाइड्रोजन। तो जिंक और हाइड्रोजन, जिंक ऊपर आया हाइड्रोजन नीचे आया, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, साइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइड करने के बाद क्या बनेगा तुम्हारा, साइड करने के बाद यहाँ पर तुम्हारा बनेगा ZnCl2 बनेगा। क्या बनेगा, ZnCl2। जिंक का वैलेंसी तुम्हारा कितना होता है, जिंक का वैलेंसी होता है 2, क्लोरीन का होता है वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और फॉर्मूला बनाओगे फटाफट, 9th क्लास में किया हुआ है हम लोग का, तो ZnCl2 बन जाएगा। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड हमारा ये फॉर्मूला बन गया, मतलब सॉल्ट बन गया। और साथ में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन मेरा बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हाइड्रोजन केवल अकेला बाहर नहीं आता है, वो अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। वो क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करके H2 गैस बना लेगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंपाउंड बनने वाला है। तो यहाँ पर जिंक HCl के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करने वाला है। ठीक है, तो ये तीन कुछ अदर एग्जांपल्स थे तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। अब हम लोग आगे नेक्स्ट रिएक्शंस को देखेंगे। फोर्थ रिएक्शन हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, आओ। तो यहाँ पर है द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड का आयंस और दूसरे कंपाउंड का आयंस आपस में एक्सचेंज करता है, और एक्सचेंज करके जो रिएक्शंस होके जो दो अलग कंपाउंड्स बनता है उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, एक से डिस्प्लेस हो रहा था ना, या डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दोनों चीज डिस्प्लेस कर लेगा, दोनों का आपस में एक्सचेंज कर लेगा, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो यहाँ पर एग्जांपल देखो तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आओ, तो यहाँ पर है कि AB प्लस CD, AB यानी एक कोई कंपाउंड है, उसमें एक होगा तुम्हारा केटायन और एक होगा तुम्हारा एनायन।
केटायन क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। एनायन क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है। तो केटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। सेम तरह से ये तुम्हारा है केटायन, ये एनायन, ये केटायन, ये एनायन। पहला वाला केटायन होता है, दूसरा वाला एनायन होता है। तो यहाँ पर देखो आयंस का एक्सचेंज होगा। आयंस मतलब पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला आएगा पॉजिटिव के पास। तो यहाँ पर देखो ये प्लस वाला जाएगा डी के पास, तो देखो एडी बन गया ना, बना कि नहीं। दूसरा तुम्हारा ये नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव के पास, तो सी देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी भी बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज करके ये कंपाउंड तुम्हारा फॉर्म हो रहा है। उसे का एक एग्जांपल है, ध्यान से देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि बेरियम था वो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लिया। तो बेरियम जब सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये तुम्हारा बनेगा PaSO4। क्लोरीन था वो Na के साथ कंबाइन कर गया, तो Na और Cl मिलकर NaCl बना लिया तुम्हारा। तो ये जो रिएक्शन हुआ है इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस का काम हुआ है, इसलिए इसे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें ये जो तुम्हारा बन रहा है इसे हम बोलते हैं BaSO4 सॉलिड। BaSO4 क्या बोलेंगे, BaSO4 सॉलिड बोलेंगे, जो कि हमारा व्हाइट पीपीटी होगा। पीपीटी का मतलब क्या है, व्हाइट कलर तो समझ में आया। पीपीटी का मतलब क्या है, पीपीटी का मतलब है कि प्रेसिपिटेट मींस इनसॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि वैसा सब्सटेंस जो कि तुम्हारा सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही गट्ठा टाइप का बन के नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, मतलब नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ये कैसा कलर का होता है, व्हाइट पीपीटी कलर का होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग ये रिएक्शन जो है वो तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, इसी को हम लोग इसी तरह का और भी हम लोग चीजें देखेंगे। आओ देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी 1.10 देखेंगे, जो कि हमारा है रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बीच रिएक्शंस को, ठीक है। तो पॉइंट वाइज समझते हैं आखिर क्या क्या होगा इसमें। तो इसका जो रिएक्शन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला, बोथ सॉल्ट सॉल्यूशन आर कलरलेस, दोनों ही सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस होता है। दूसरा, व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन is added to sodium sulfate solution, a white precipitate of barium sulfate is formed, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब हम बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में मिक्स करेंगे, यानी कि एक हमारा है बेरियम क्लोराइड, ओके, इसमें क्या किया, हम सोडियम सल्फेट को मिक्स किए। व्हेन बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड या फिर इज एडेड टू सोडियम सल्फेट, यानी कि एक सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है और एक बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, इसको आपस में मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने पर क्या होगा, एक व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि हमारा बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा, ठीक है। और रिएक्शन देखते हैं सेकंड थर्ड पॉइंट में। रिएक्शन हमारा है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। ये जो बेरियम सल्फेट है वो हमारा व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो कि सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन होता है, ठीक है। अब आओ कुछ और एग्जांपल देख लो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। उसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंट है कि लेड नाइट्रेट को जो हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा लेड आयोडाइड बनता है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है। क्या बनता है तुम्हारा, लेड आयोडाइड बनता है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये सॉलिड होना चाहिए, यहाँ पर एक्वस नहीं करना है, क्योंकि एक्वस यानी कि वो पानी में मिल चुका है और सॉलिड यानी कि वो पानी में मिला नहीं है, वो सॉलिड बन चुका है, वो नीचे बैठ चुका है पीपीटी के लिए। ये जो लेड आयोडाइड बनता है ये येलो पीपीटी बनता है, इसको भी रिएक्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। यानी लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करेंगे तो लेड आयोडाइड बनेगा, येलो कलर का पीपीटी बनेगा और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ओके ना, चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। आओ जल्दी से मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लिखेंगे कि क्या क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट जो कि एनसीईआरटी में गिवन है हमारा। आओ देखते हैं, ठीक है, चलो यहीं तक रहते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है उससे तुम क्या समझते हो,
उसका आंसर हमें देना है, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें तुम्हारा प्रेसिपिटेट बनता है, सिंपल, वैसा रिएक्शन जिसमें तुम्हारा प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो इसका आंसर कुछ मैं इस तरह से दे रहा हूं, ध्यान से देखो। द रिएक्शन in which one of the product formed is insoluble and settle down are called precipitation reaction, ठीक है, बहुत ही आसान सा आंसर है, छोटा सा आंसर है, ध्यान से देखो क्या है। द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इनसॉल्युबल एंड सेटल डाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वैसा रिएक्शन जिसमें कि एक प्रोडक्ट जो होगा वो तुम्हारा इनसॉल्युबल होगा और साथ में वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बढ़िया ना, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि आता तो आता ही है, एक दो क्वेश्चन तो रहेगा ही तुम्हारे बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो आओ जल्दी से इसे समझते हैं और बहुत ही अच्छे से समझना, एकदम डीप में जाके समझना, तब जाके तुम क्वेश्चंस को बढ़िया से बना पाओगे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखो कैसे होगा। तो पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का यहाँ देखेंगे एंड देन फिर रिडक्शन रिएक्शंस का देखेंगे। ठीक है, इसका अलग अलग पॉइंट्स के जरिए समझेंगे कि आखिर ऑक्सीडेशन कब होता है, किस वक्त हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, किस वक्त हम उसे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, उसे याद रखना जरूरी है। तो देखो पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, जब किसी एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है, तो उस समय हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके MgO बना, तो यहाँ से देखो मैग्नीशियम क्या चीज में चेंज हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया, मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब ये जो पार्ट है तुम्हारा वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को डिनोट कर रहा है, यानी कि ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, सेकेंड हमारा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, जब कभी भी किसी एक सब्सटेंस से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो उस समय जो हमारा रिएक्शंस होता है उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्शंस है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फर प्लस वाटर बन रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये क्या हुआ, ये H2S से क्या हो गया तुम्हारा, H2S से S हो गया, H2S से क्या हो गया, H2S से S हो गया। तो H2S से जब S हो गया यानी कि यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुका है ना, तो यानी कि ये जो रिएक्शन है तुम्हारा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तीसरा देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीसीज, जब किसी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा, बाहर में लॉस कर देगा, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम क्या करता है, सोडियम हमारा एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या बन जाता है, खुद वो बन जाता है Na+ बन जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अगर मैं याद कराऊं कि सोडियम यहाँ पर क्यों 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा याद करना कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 11 होगा। तो यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम करोगे सोडियम का सबसे पहले, तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा 2, 8 और 1 मिलेगा, इतना बात तो क्लियर है, 2, 8 और 1 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक एटम चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करे। अब ये ऑक्टेट रूल क्या हो गया, तो ऑक्टेट रूल का मतलब है कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा सेल हो गया, फर्स्ट तुम्हारा K सेल, फिर L सेल, फिर M सेल, N, ऐसे करके तुम्हारा सेल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट सेल होता है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो इसका मतलब वो स्टेबल एटम कहलाता है। तो हर एटम चाहता है कि हम स्टेबल बने,
हम एकदम शांति से जिंदगी जी, है ना। हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छे से सेटल हो जाएं, सक्सेस हो जाएं और अच्छे से जिंदगी जिए। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि जो सोडियम एटम है वो चाहता है कि अपने जो लास्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके कर ले। तो यहाँ पर देखो इसका लास्ट सेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोचेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं, कोई अगर आएगा लेने के लिए तो उसको दे देंगे, उसके साथ कंपाउंड बना लेंगे और आपस में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सोडियम लूज करता है, और लूज करने के बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लूज करने के बाद यहाँ पर 2 और 8 हो जाएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इसका मतलब है कि ये 2 8 हो गया, तो ये तुम्हारा स्टेबल हो जाएगा किसी और के साथ कंपाउंड बनाकर। ठीक है ना। तो यहाँ पर Na प्लस, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो यहाँ पर क्या आता है, एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, Na प्लस आ जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 प्लस, 3 किया तो 3 प्लस, इस तरह करके चार्जेस आता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गया। क्या होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन आओ, ऑक्सीजन आओ, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जाओ, हाइड्रोजन जाओ, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है उसको एक एक करके समझते हैं। पहला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, जब किसी एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर एग्जांपल में देखो ये HgO था, अब ये Hg बन गया, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, जब कभी भी किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, एडिशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गिव्स HCl। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन के साथ क्या हुआ, क्लोरीन के साथ हमारा क्लोरीन के साथ हमारा हाइड्रोजन जुड़ गया ना, तो हाइड्रोजन अगर जुड़ गया यानी कि एडिशन हुआ है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन होगा। तीसरा हमारा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, जब किसी भी स्पीसीज के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और फिर वो Cl माइनस बन जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है ना तो उसे बोलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, वो अपने ऊपर क्या रखेगा, पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन बनाएगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर रहा है अपने ऊपर, ज्यादा कर रहा है यानी कि नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव वहां पर साइन से ऊपर में डिनोट करेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 3 माइनस, ऐसे करके हमें वहां पर लगाना होता है। ठीक है ना। तो एक बार समरी में कर दूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन आओ, ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन जाओ, हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, बस इतना दो चीज याद रखना, बाकी ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का कहीं कहीं पर जरूरत पड़ता है, मेनली जरूरत तुम्हारा 1 और 2 नंबर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन आओ, हाइड्रोजन जाओ। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन जाओ, हाइड्रोजन आओ, हाइड्रोजन आओ, ऑक्सीजन जाओ, ऑक्सीजन जाओ। तो ये तुम्हारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ने के बाद नेक्स्ट हमारा है रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। तो क्या है, तो ध्यान से देखो, a reaction in which both oxidation and reduction occur simultaneously is known as redox reaction। ठीक है, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, दोनों क्या होता है, साथ साथ एक ही साथ होता है, तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा बात बताता हूँ कि जनरली क्या होता है कि जितने भी सारे रिएक्शन तुम्हें दिए हुए होते हैं वो सब तुम्हारा क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा होता है, तो वो तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन ही कहलाता है। सारे जनरली मैं बोल रहा हूँ, यानी कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पर समझते हैं कि आखिर ये रिएक्शन कैसे एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर पहला हमारा है कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और क्या बन गया, कॉपर बना और वाटर बना। ये बात तो तुम देख रहे हो कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, हीट किए, तो फिर ये कॉपर बन गया और वाटर बन गया। तो देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है, क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है। तो कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर बना है यानी कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन इसके साथ था, ऑक्सीजन तो दूर चला गया, और ऑक्सीजन अगर दूर जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आओ और रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन जाओ, मतलब दूर चले जाओ। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन पास आ जाओ।
तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन तो दूर चला गया ना, तो जब दूर चला गया तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, तो बताओ जल्दी से। ये तुम्हारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन हो गया, तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन से वाटर बना, तो हाइड्रोजन से वाटर है यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर तो ऑक्सीजन चिपक गया जाकर, तो ऑक्सीजन अगर चिपक जाता है तो इसका मतलब उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, सीधा सा बात है, ठीक है। अब इसका दूसरा देख लो, दूसरा भी तुम्हारा क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो देखो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ है, इसका मतलब हम इस रिएक्शन को बोल सकते हैं कि ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, तो नेक्स्ट में क्या H2S है, Cl2 के साथ कंबाइन किया, सल्फर बना और 2HCl बन रहा है। तो यहाँ पर देखो H2S से क्या हुआ, H2S से S हो गया, तो H2S से S हो गया यानी कि यहाँ पर S में हाइड्रोजन था, यहाँ पर S में हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो S में हाइड्रोजन था, S में नहीं हो गया, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो बताओ जल्दी से, हाइड्रोजन रिमूव किस में होता है, किस में होता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि O, ऑक्सीजन आओ, हाइड्रोजन जाओ, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर चला गया ना, दूर हो गया, हाइड्रोजन तो दूर हो गया, तो हाइड्रोजन जब दूर हो गया तो इसका मतलब है कि ये हमारा ऑक्सीडेशन है, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब नीचे वाला बताओ कि क्या होगा तुम्हारा, तो नीचे वाला में देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ क्या बन गया, क्लोरीन से बन गया HCl, HCl में देखो हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया ना, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे पेट में रहता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आ चुका है इसका मतलब हाइड्रोजन आ गया, एडिशन हुआ है, कंबाइन कर लिया है। तो यहाँ पर बताओ मुझे कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें तुम्हारा हाइड्रोजन कंबाइन करता है। तो एक सिंपल ट्रिक बताऊं क्या, सिंपल ट्रिक बताऊं, देखो तो सिंपल ट्रिक है कि अगर एक ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरा वाला अपने आप रिडक्शन होगा, सीधा सा बात है, सिंपल ट्रिक है कि अगर एक ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरा अपने आप रिडक्शन ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। तो क्या ये दोनों रिएक्शन तुम्हें क्लियर है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ओके क्लियर है ना। चलो अब आगे चलते हैं। तो देखो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पहचानना सीख लिया कि किसी भी रिएक्शन में उसे रिडॉक्स रिएक्शन कब बोलना है, जब वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करेगा, ठीक है। इस बात को हमने अच्छे से नोट कर लिया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो MCQs में क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाता है वो ये है कि जो भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन किया है उसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ, अगर कोई रिडक्शन किया है, रिडक्शन रिएक्शन है तो उसमें कौन रिड्यूस हुआ, उसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो सब पूछा जाता है। तो आओ देखते हैं उसी चीजों के बारे में कि कैसे हम उसे पता करेंगे, ठीक है। तो पहला तुम्हारा है द सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, वैसा सब्सटेंस जो तुम्हारा ऑक्सीजन गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को या फिर हाइड्रोजन को लूज कर रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडाइज, यानी कि वैसा रिएक्शन जो ऑक्सीजन को पास लेकर आ रहा है या फिर हाइड्रोजन को दूर लेकर जा रहा है। तो सर इसको सिंपल वे में क्या बोलेंगे, इसको तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, हाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, यानी कि जो भी सब्सटेंस ऐसा कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो गया है। दूसरा तुम्हारा है द सब्सटेंस विच लूजेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लूज कर रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड कर ले रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऐड कर ले रहा है, तो ड्यूरिंग अ रिएक्शन कॉल्ड रिड्यूस, उसे क्या बोला जाएगा, रिड्यूस बोला जाएगा। और यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि तुम्हें जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पता करना होता है वो रिएक्शन का हमेशा लेफ्ट साइड से ही हम लोग पता करते हैं, ठीक है, राइट साइड से कोई मतलब नहीं होता, राइट साइड से बस पता करते हैं कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, बस। उसके बाद जब तुम्हें ये सारा चीज पता करना होता है तो लेफ्ट वाले रिएक्टेंट से ही पता करते हैं, इस बात को याद रखना। तो देखो यहाँ पर शॉर्टकट यहाँ पर है, शॉर्टकट को याद कर लो, जो ऑक्सीडेशन किया वो ऑक्सीडाइज हुआ, जो ऑक्सीडेशन किया वो ऑक्सीडाइज हुआ, जो रिडक्शन किया वो रिड्यूस हुआ, जो रिडक्शन किया वो रिड्यूस हुआ, ठीक है, याद रहेगा ना ये चीज। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, वैसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस, और खुद क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को थोड़ा इस तरह समझो कि अगर मान लो LIC एजेंट है या फिर बैंक का कोई एजेंट है, तो LIC एजेंट आके क्या बोलता है कि साहब
LIC खुलवा लो अपना प्रीमियम वाला, मस्त जीवन जिंदगी अच्छा से जियोगे, ठीक है, अच्छे से बाद में फिर बेनिफिट मिलेगा, बोलता है ना। तो जो LIC एजेंट होता है, या फिर तुम्हारा कोई सहारा एजेंट हो गया, या फिर कोई बैंक का एजेंट हो गया, या फिर किसी भी चीज का एजेंट है, वो क्या करता है, तुमसे वो काम करवाता है, तुम्हें बोलता है कि वो काम करो, वो चीज खुलवाओ, वो चीज करवाओ, ठीक है, वो खुद नहीं करता, दूसरे को करवाता है, उससे क्या होता है, उसको बेनिफिट मिलता है, उसको कमीशन मिलता है। तो यही चीज यहाँ पर हो रहा है ना, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वैसा सब्सटेंस जो दूसरे बोल रहा है, ए चल ऑक्सीडाइज हो, चल ऑक्सीडाइज हो, तू ऑक्सीडाइज हो, तू ऑक्सीडाइज होगा तो मैं क्या होगा, मैं रिड्यूस होऊंगा, ठीक है। उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरे बोलेगा ए चल रिड्यूस हो, तू रिड्यूस हो जा, मैं खुद ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा है, तो इसको शॉर्टकट में याद करेंगे, जो रिड्यूस हुआ, जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो गया वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिड्यूस हो गया वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। समझ में आ गया बढ़िया से। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड, और देखते हैं कि तुम्हें कितने अच्छे से ये आ चुका है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो हमें यहाँ रिएक्शंस में बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, ओके। ऑल्सो राइट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और तुम्हें क्या करना है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों भी लिखना है। तो चलो आते हैं, क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो, इस तरह क्वेश्चन अगर होगा तो तुम्हें ये पहचानना है कि कौन सा पार्ट मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है और कौन सा पार्ट मेरा रिडक्शन हुआ है। चलो देखो पहचानते हैं। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड है, CO रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, बन रहा है कॉपर और वाटर बन जा रहा है, बढ़िया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया है। तो जब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना है तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन था, हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन दूर गया, क्या वो ऑक्सीजन दूर गया, और जब ऑक्सीजन दूर जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जब ऑक्सीजन दूर जाता है इसे बोलते हैं रिडक्शन, जब ऑक्सीजन पास आता है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से यहाँ पर वाटर हुआ है, तो हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, और जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया इसका मतलब ऑक्सीजन पास आया, ऑक्सीजन पास आया, तो ऑक्सीजन जब पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पार्ट को तो कंप्लीट समझ लिया। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। तो इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें जब भी इस तरह का सवाल आए तो तुम्हें राइट साइड से नहीं कोई मतलब रखना है, राइट साइड में जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है उसको भूल जाओ, भूल जाओ कि अब वहां पर कुछ था, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो इधर सारा कुछ भूल जाओ, अब इधर आते हैं लेफ्ट साइड की ओर। तो लेफ्ट साइड में से हम लोग को ढूंढना है कि कौन सा मेरा ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा मेरा रिड्यूस हुआ। तो मैंने शॉर्टकट तुम्हें बताया ना, जो ऑक्सीडेशन किया वो ऑक्सीडाइज हुआ, जो रिडक्शन किया वो रिड्यूस हुआ, जो ऑक्सीडेशन किया वो ऑक्सीडाइज हुआ, जो रिडक्शन किया वो रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पर बस स्टेटमेंट लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ऑक्सीडाइज का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज, तो क्या ऑक्सीडाइज हुआ यहाँ पर, तो हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज एंड कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर पता चला कि जो रिड्यूस हो रिडक्शन किया है वो रिड्यूस होगा, जो ऑक्सीडेशन किया है वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। चलो पहला काम तो हमने कर लिया। दूसरा काम यहाँ पर क्या बोला है कि तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी बताना है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता चलेगा, तो मैंने इसका भी शॉर्टकट बताया तुम्हें। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, बोलो जल्दी 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 बोलो। अरे जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग है, सिंपल सा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है तुम्हारा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तुम्हारा जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड जो तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, तो जो तुम्हारा ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा,
तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, तो देखो ये ऑक्सीडाइज हुआ है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे H2 और गैस। समझ में आया ना, बढ़िया ना, कितना आसान है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आओ, तो दूसरा क्वेश्चन तुम लोग साथ साथ करना और बताना कि यहाँ पर क्या होगा। चलो तो देखते हैं। तो पहला हमारा है Fe2O3, यहाँ पर है Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, Al2O3 बन रहा है और साथ में Fe बन रहा है। तो पहले Fe2O3 को देखो, ये यहाँ से कहाँ पहुंच गया, Fe के पास पहुंच गया। तो Fe2O3 से Fe के पास पहुंच गया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन दूर चला गया। ऑक्सीजन तो ठहरा परदेसी, वो दूर चला गया, ऑक्सीजन दूर चला गया। और ऑक्सीजन जब दूर जाता है तो इसे बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं रिडक्शन, इसे रिडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर दूसरा देखो, ये एल्यूमिनियम से क्या हुआ, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, Al2O3 बना, इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन पास आ गया। तो जब ऑक्सीजन पास आता है तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो चलो फटाफट बताओ मुझे कि यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। तो जो ऑक्सीडेशन किया वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूस कौन हुआ, तो जो रिडक्शन किया वो रिड्यूस होगा। तो रिडक्शन कौन किया है, Fe2O3, यहाँ लिखेंगे Fe2O3 इज रिड्यूस्ड, Fe2O3 इज रिड्यूस्ड। तो ये हमारा रिड्यूस हो गया। चलो बढ़िया, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी बता दो। चलो इतना काम अगर तुम कर ही लियो हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी बता दो मुझे, तो हम फटाफट लिख लें और आगे बढ़ जाएं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि जो तुम्हारा रिड्यूस होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और रिड्यूस हमारा Fe2O3 हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe2O3 होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो हो जाएगा तुम्हारा, रिड्यूसिंग एजेंट जो हो जाएगा तुम्हारा, तो देखो बताओ, तो जो ऑक्सीडाइज होता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अच्छा लगा ना, तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें पहले ये पता कर लेना है कि ऑक्सीडेशन का पार्ट कौन सा है, रिडक्शन का पार्ट कौन सा है, उसके बाद फिर बाकी सारा चीज तो चुटकियों में आ जाएगा, चुटकियों में। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद देखो तुम बनाओ कि कैसे होगा। चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, उसको तुम पहले 2 मिनट में जल्दी से सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। आई होप तुम सॉल्व कर लिए होगे। वीडियो को स्टॉप करके मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको बताता हूँ कि आखिर कैसे बनेगा। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर मेरे पास थर्ड वाला रिएक्शन है कि पीबीओ कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है। पीबीओ यानी कि लेड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे कि जो पीबीओ है तुम्हारा, पीबीओ से क्या हो गया, पीबीओ से पीबी बन गया, यानी लेड ऑक्साइड में से लेड बन गया। तो लेड ऑक्साइड के पास तो ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन है नहीं, यानी ऑक्सीजन दूर हो गया, ऑक्सीजन दूर हो गया। तो ऑक्सीजन जब दूर हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीजन दूर हो जाता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिडक्शन। ऊपर वाला में देखो तो दूसरा वाला क्या हुआ, तो कार्बन से मेरा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब तुम्हारा कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जब तुम्हारा कार्बन में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन पास आ गया, तो ऑक्सीजन जब पास आया तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीजन दूर चला जाता है उसे बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो पार्ट हमने कर लिया। इसमें क्या है कि अगर तुम एक पार्ट भी अगर निकाल लोगे ना तो दूसरा पार्ट यूं कर लोगे। कैसे, तो क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई भी रिएक्शन जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन तुमको पता चल गया तो बाकी क्या होगा, रिडक्शन। सिंपल है, तो ये भी बहुत आसान है, एक निकाल लिया तो दूसरा तुम्हें खुद ब खुद हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सा पार्ट, कौन सा तुम्हारा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यानी कि लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड में तुमको कोई मतलब नहीं रखना है, उसे भूल जाना है। तो लेफ्ट साइड में जो मौजूद है उसमें तुमको ढूंढना है कि कौन सा तुम्हारा ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ, एंड कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर मेरा ऑक्सीडेशन कौन किया है, कार्बन, तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन क्या हुआ हमारा, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। वाइल रिड्यूस कौन हुआ है, तो रिडक्शन क्या है, पीबीओ, तो पीबीओ हमारा रिड्यूस होगा, तो पीबीओ इज रिड्यूस्ड, तो पीबीओ इज रिड्यूस। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जब तुम कंपाउंड का नाम लिख रहे हो तो उसके आगे जो कॉफिशिएंट है यानी कि जो नंबर है उसे तुम्हें नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि वो नंबर बैलेंसिंग करने के लिए है। यहाँ पर तुम क्यों लिखोगे उसे, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला।
ओके चलो, तो ऑक्सीडाइज हो गया मेरा कार्बन, रिड्यूस हो गया मेरा लेड ऑक्साइड। अब हमें पता करना है कौन सा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। कितना ही आसान है, जो रिड्यूस हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो रिड्यूस हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू द PbO लेड ऑक्साइड, क्योंकि ये हमारा रिड्यूस हुआ है। और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो गया जो ऑक्सीडाइज है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कार्बन हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छे से हो गया। अब नीचे देखो 4 नंबर, 4 वाला अगर तुम कर रहे होगे तो इसमें थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, बोलो क्यों, क्योंकि इसमें तो सर कि दो यहाँ पर लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट तो दिया हुआ है लेकिन राइट में तो एक जीरो दिया हुआ है। अब इसमें पता कैसे करें, समझे कैसे कि आखिर इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, बड़ा कंफ्यूजन है, कौन सा पार्ट को ऑक्सीडेशन ले कौन सा पार्ट को रिडक्शन ले। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो बताया था डेफिनेशन, उसका जो डिफरेंस दिया था उसमें तीन पार्ट में उसे कवर किया था। ऑक्सीजन अगर पास आ रहा है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन दूर जा रहा है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लॉस, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कोई भी एटम, कोई अभी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये बात भी तीसरा नंबर पढ़े थे ना, तो उसी का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ध्यान से देखो, सोडियम क्या होता है, सोडियम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि यहाँ पर Na से जो Na2O बना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, और ये तुम्हारा पार्ट हो गया ऑक्सीडेशन का। ये क्या पार्ट हो गया तुम्हारा, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन होता है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज वाला, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन किया है और ये तुम्हारा Na2O के साथ कंबाइन कर लिया है, तो यहाँ पर तुम्हारा हुआ है रिडक्शन। यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। मैं साइड में बता दे रहा हूँ, यहाँ पर Na जो होता है वो तुम्हारा Na+ बनता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये O2- बनता है। यानी कि यहाँ पर देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कोई एटम अगर गेन कर रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो इस तरह से हमें यहाँ पता चल जाएगा कि Na जो होगा वो ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीजन जो होगा वो तुम्हारा रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो याद रहेगा ना। चलो अब यहाँ पर हमें लिखना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। तो देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, तो पहले ऑक्सीडेशन कौन किया, Na, तो Na इज ऑक्सीडाइज, Na इज ऑक्सीडाइज, वाइल रिड्यूस कौन हुआ है, तो रिडक्शन कौन किया है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन इज रिड्यूस। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा हो जाएगा, तो देखो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि जो रिड्यूस हुआ वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिड्यूस हमारा ऑक्सीजन हुआ है तो ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जबकि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि जो एटम तुम्हारा, जो एटम या फिर तुम्हारा कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज होता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो जाएगा, जो ऑक्सीडाइज हुआ उसे बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखना आंसर Na सॉलिड। तो आई होप अब सभी का भी जो आंसर आया होगा वो यही आया होगा, और नहीं आया है तो इस वीडियो को इसको देख लो अच्छे से और यहाँ पर इसका आंसर बढ़िया से कॉपी में लिख देना। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। लास्ट हमारा एक्टिविटी है 1.11 जो कि हमारा है हीटिंग ऑफ कॉपर इन एयर, एयर में कॉपर को हीट करना। ठीक है, तो इसका जो पिक्चर्स है तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आओ समझते हैं कि कॉपर का जब हम हीट करते हैं एयर में तो फिर क्या होता है। ठीक है, वही कॉपर जो तुम्हारे घर में तारों में है, जो तार बनता है ना घर का, कॉपर का वायर, वही चीज है। तो कॉपर को अगर हम एयर में गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखो तो पॉइंट वाइज समझते हैं कि आखिर पहले कॉपर क्या है, फिर कॉपर को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो पहला है कि कॉपर इज अ रेडिश ब्राउन सॉफ्ट मेटल विथ ब्राइट लस्टर। कॉपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, सॉफ्ट होता है और ब्राइट लस्टर होता है, यानी कि चमकदार होता है। सॉफ्ट का मतलब है कि उसको तुम आराम से थोड़ा मोड़ सकते हो, इजिली मुड़ सकता है। ठीक है, तो उस तरह से ये सॉफ्ट मेटल है। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट्स अपीयरेंस बिकम्स ब्लैक। तो उसका जो अपीयरेंस होता है वो तुम्हारा ब्लैक हो जाता है जब उसको हीट करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कलर उलर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा जो
केमिस्ट्री चैप्टर होता है या फिर साइंस चैप्टर होता है, उसमें तुम्हारा जो मेन कीवर्ड्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको मिस मत करना कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है कि कॉपर पाउडर को हीट करते हैं तो ब्लैक हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है और एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या करता है? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, उसका ये रिएक्शन है, देखो ध्यान से। तो जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद वो बर्न होता है और साथ में तुम्हारा क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये बात क्लियर हुआ ना? अब यहाँ पर जब हम ये रिएक्शंस कर ही लिए हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही ये रिएक्शन है, एक्टिविटी है, तो इसमें हम लोग ये चीज भी लिख लेते हैं। क्यों? अभी पहले ही हम लोग ये सारा क्वेश्चंस किए इस पर बेस्ड। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो, जब भी तुम्हारा ऐसा दिया हो कि लेफ्ट साइड में तुम्हें दो रिएक्टेंट हो और राइट साइड में सिंगल प्रोडक्ट हो, तो हमेशा समझना कि वहां पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडेशन है, कौन तुम्हारा रिडक्शन है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का थोड़ा सा सहायता ले सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना कि जब भी ऑक्सीजन दिया हो तो ऑक्सीजन यानी कि वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? अरे उसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारा यहाँ पर हो गया रिडक्शन। जब ऑक्सीजन गेन होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और ये तुम्हारा कॉपर, कॉपर क्या होता है? मेटल होता है। तो मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो मुझे बताओ कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ? तो जो ऑक्सीडेशन किया वो सब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि कॉपर हमारा ऑक्सीडाइज हुआ। सब्सटेंस रिड्यूस, कौन रिड्यूस हुआ? तो जो रिडक्शन किया वो रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस इज रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? अरे जो रिड्यूस हुआ उसी को तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ पर O2 गैस हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ कॉपर और ऐसा लगा देना है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। एक्टिविटी 1.1 का 1.11 का 4 नंबर देखो, यहाँ पर 4 पॉइंट देखो। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, यानी कि जो तुम्हारा हीटेड मटेरियल था, क्या हीटेड मटेरियल था? तो वहां पर हीटेड मटेरियल जो था वो तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है। तो हीटेड मटेरियल में अगर तुम हाइड्रोजन गैस को पास करोगे, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, जो उसमें ब्लैक कोटिंग था सरफेस के ऊपर वो तुम्हारा वापस से ब्राउन हो जाएगा। एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, क्या होता है वहां पर? रिवर्स रिएक्शन हो जाता है और वापस से तुमको कॉपर मिल जाता है। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इसका रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हमारा बना था उस रिएक्शन में, जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म किए थे तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना था। अब उस कॉपर ऑक्साइड को वापस से अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन अगर करोगे तो यहाँ पर कॉपर बनेगा और तुम्हारा क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो इतना बात तो समझ में आ गया। तो ये कॉपर बन रहा है यानी ब्राउन कलर का होगा। ये तुम्हारा कैसा कलर का होता है? ये तुम्हारा ब्लैक कलर का होता है और ये तुम्हारा ब्राउन कलर का बनता है। तो ये रिएक्शन हो गया। अब ये भी तुम्हारा क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होगा। तो इसमें तुमको कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, और क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है और क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे तुम्हें करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, उसे कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन वापस से सेम ही है, तो इसे घर में तुम लोग कर लेना, ओके ना। चलो चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि हमारा 2023 के पेपर में आ चुका है, ठीक है। देखो, MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus water और Cl2. The reaction gives above is a redox reaction because in this case, तो ये तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसमें बताना है कि कौन सा तुम्हारा ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ है, वो तुम्हें बताना है। तो देखो, इसको बताने के लिए सिंपल सा तरीका है कि तुम यहाँ पहले सब्सटेंस को देखो कि कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, और फिर वहां से उधर थोड़ा पहचानने की कोशिश करो कि क्या चीज बना है, ठीक है। तो पहले अगर हम MnO2 को ले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गया है MnO2 से MnCl2, तो उसमें हुआ क्या है? तो MnO2 के पास ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो पहले जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑक्सीजन के टर्म्स में ही सोचना। अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो अब हाइड्रोजन के टर्म्स में, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो अब तुम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में सोचोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर MnO2 के पास ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन
दूर चला गया है, तो ऑक्सीजन दूर चला गया, तो ऑक्सीजन दूर चला गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन। क्या हो जाएगा हमारा रिडक्शन। और जो भी सब्सटेंस रिडक्शन करता है वो सब्सटेंस हमारा रिड्यूस होता है। तो बताओ यहाँ पर MnO2 क्या होगा, MnO2 रिड्यूस होगा, MnO2 क्या होगा, MnO2 रिड्यूस होगा, MnO2 क्या होगा, MnO2 रिड्यूस होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। फिर भी यहाँ पर HCl के बारे में देख लो, तो HCl में क्या हुआ, HCl से यहाँ H2O बन गया, HCl से H2O बन गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन क्लोराइड में ऑक्सीजन नहीं था, अभी क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया। तो जब ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन पास आता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर HCl क्या होगा, तो HCl हमारा ऑक्सीडाइज होगा। तो ये हमारा भी, ये वाला भी हो सकता था बी नंबर, लेकिन हमारे ये दोनों पार्ट सही है, तो हम लोग डी ऑप्शन को करेंगे, ये हम नहीं आंसर देंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है हमारा, when potassium iodide solution when potassium iodide solution is added to solution of lead nitrate in a test tube of precipitate is formed। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम एक पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ अगर मिक्स करते हैं तो यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पूछ रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ दिस प्रेसिपिटेट, तो वो जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका कलर क्या है। दूसरा पूछ रहा है नेम द कंपाउंड, नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट बन रहा है उसका कंपाउंड का नाम भी लिखना है। ठीक है, उस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है तुम्हें। तो आओ देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि जब कभी भी पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ अगर मिक्स करोगे, मान लो ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये लेड नाइट्रेट है, इसको साथ जब अगर मिक्स करते हो तो यहाँ पर एक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जिसको बोलते हैं येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। और वो कौन सा होता है, वो होता है लेड आयोडाइड होता है। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन जो होगा ना, उसमें तुम सबसे पहले क्या करोगे, केमिकल इक्वेशन को लिख लोगे। ठीक है, तो देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए तुम्हें केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो पहले मैं इसी का काम करता हूँ, उसके बाद फिर ऊपर वाले पर आऊंगा। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, Ki, ये सब सॉल्यूशन है तो यहाँ पर एक्वस लिखेंगे। लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का क्या होगा, Pb। और देखो 2 है, 2 है ना, तो फॉर्मूला बनाओ, Pb के नीचे 2 NO3 का होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बन गया, याद करने की जरूरत नहीं है, तुरंत बना लो आराम से। अब आगे देखो, तो जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ अगर मिक्स करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है। जब भी दो सॉल्ट को आपस में मिलाते हो तो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है, पहला वाला दूसरे वाले के साथ, ये बनाएगा PbI2, क्या बनाएगा, PbI2। ठीक है, और ये सॉलिड यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर पहला वाला दूसरे वाले के साथ ये बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनाएगा, और ये एक्वस होगा तुम्हारा, ये पानी में मिल जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया, इसको बैलेंस कर लो क्योंकि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला है। तो जरा देखो तो यहाँ पर बैलेंस कितना होगा, पोटेशियम एक, आयोडीन एक, आयोडीन 2, तो यहाँ पर 2 लगा लो। हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर रहे हैं, तुम्हें जो मेथड पसंद है उस मेथड का यूज करके इसको बैलेंस कर लो, जल्दी बस बैलेंस करना। तो पोटेशियम एक, आयोडीन एक, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 लगा लिए, तो यहाँ पर पोटेशियम क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 लगा दोगे, 2 पोटेशियम 2 आयोडीन 2 आयोडीन, एक लेड, नाइट्रेट 2, नाइट्रेट यहाँ पर 1 है ना, और यहाँ पर 2 लग गया, तो नाइट्रेट कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर जो ये वाला सॉलिड बना है इसे हम बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है येलो, तो यहाँ पर लिखोगे येलो, येलो कलर। पहला हमें कलर पूछा था, कलर का ऐसा हो जाएगा येलो। कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, कंपाउंड का नाम यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा लेड आयोडाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, लेड आयोडाइड कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो पहला का आंसर हो गया, दूसरा का आंसर हो गया, तीसरा का आंसर देख लो। तीसरा में पूछा है कि लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन विच दिस रिएक्शंस कैन बी प्लेस्ड। तो तुम्हें बताना है कि ये जो रिएक्शंस है वो किन 2 तरह के टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा है एक्सचेंज ऑफ आयंस है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगा। तो पहला तुम्हारे यहाँ पर आंसर लिखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक और यहाँ पर रिएक्शन बताना है, तो जब तुम्हारा पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसका मतलब है कि वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे लिखोगे प्रेसिपिटेशन
रिएक्शन, क्या लिखोगे? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जब प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है तो बोलते हैं उसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि हमें लिखना था दो टाइप्स का रिएक्शन जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो वो तुम्हारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक लास्ट तुम्हारा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर जो केसेस दिया हुआ उसको कंसिडर करो। तो पहला तुमको दिख रहा है CaSO4 प्लस एल्यूमिनियम, CuSO4 प्लस कैल्शियम, और ये 4 रिएक्शन तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स विल फॉर्म आर, तो तुम्हें वो केसेस चुनना है जिसमें तुम्हारा न्यू प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ A एंड B, B एंड C, C एंड D, B एंड D, इसमें से तुमको चुनना है कि कौन सा तुम्हारा रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, वो वाला, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो सब में तुम्हारे यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल है, और ये सब क्या दिख रहा है? ये सब तुम्हारा सॉल्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर रिएक्शंस एक बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक मेटल का कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन होता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वहां पर देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेस कर देगा इसका मतलब वो प्रोडक्ट बनाएगा, और जो डिस्प्लेस नहीं करेगा वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, सीधा सा बात है। तो यहाँ पर तुम्हें याद आएगा वो काशीनाथ का मालिक आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ते। तो चलो बताओ जल्दी से मुझे कि ये रिएक्शन फर्स्ट वाला होगा कि नहीं होगा। एल्यूमिनियम है और यहाँ पर कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है। चलो थोड़ा सा रीड करो। काशीनाथ का मालिक, का मतलब होता है कैल्शियम, मालिक आलू, आलू मतलब होता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम नीचे आया, कैल्शियम ऊपर आया, तो एल्यूमिनियम तो कंपाउंड के साथ नहीं है ना, एल्यूमिनियम तुम्हारा क्या है? बाहर में है, एल्यूमिनियम नीचे आ रहा है, कैल्शियम ऊपर आ रहा है, तो कैल्शियम तुम्हारा हाई रिएक्टिव है, तो वो हाई रिएक्टिव क्या करेगा? एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करने नहीं देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम नीचे है ना, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या करेगा? कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं होने देगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब पहला ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा था? कहाँ पर दिख रहा था? यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अब आते हैं दूसरा, देखो ये कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम है, तो कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम होता है रिएक्शन के नहीं? तो काशीनाथ का मतलब कैल्शियम, माली आलू जरा फीके से पकाता है कुछ, लास्ट में आ गया ना कुछ, ए के बाद कुछ आता है यानी कि कॉपर, तो कैल्शियम बहुत ऊपर है, कॉपर नीचे है, यानी कि कैल्शियम क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कंपाउंड में तुमको क्या दिख रहा है? कॉपर दिख रहा है ना, और कॉपर तो नीचे है, कैल्शियम ऊपर है, तो इसका मतलब कैल्शियम क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर कंपाउंड बनाएगा। ये कैल्शियम इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके CaSO4 बनाएगा और कॉपर को सीधा बोलेगा चलो तुम बाहर चलो, यानी कि बी वाला रिएक्शन तो हुआ। तो बी कहाँ दिख रहा था? यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर तो बी दिख नहीं रहा है, तो चलो इसको गायब कर दो, क्योंकि बी तो मेरा है ना, तो बी है तो कोई ना कोई तो पेयर के साथ ही जाएगा। अब चलो सी और डी में चेक कर लेते हैं। FeSO4 प्लस कॉपर, तो FeSO4 और कॉपर है, तो कॉपर को देखो कहाँ पर है? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके 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 फीके, यानी कि आयरन, Fe पहले आ गया है, से पकाता है कुछ कुछ कुछ, यानी कॉपर, कॉपर नीचे में है, आयरन ऊपर में है, कॉपर नीचे में है, तो कॉपर इसको कहाँ से डिस्प्लेस कर पाएगा? कॉपर इसको नहीं हटा पाएगा, यानी कि ये रिएक्शन हमारा नहीं हो सकता है। तो ये कहाँ था? सी वाला यहाँ पर था, यानी ये वाला नहीं हो पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा चीज में न्यू प्रोडक्ट बनेगा? तो ये वाला चीज मेरा करेक्ट होगा, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट जाएगा, जिसमें बी और डी हमारा कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है ऊपर आता है, काशीनाथ का माली, माली पहले आया, जिंक नीचे आता है, तो मैग्नीशियम जिंक को हटाएगा और यहाँ पर बनाएगा MgSO4 और जिंक को बाहर कर देगा। तो यहाँ पर दो तरह का जो रिएक्शन हो सकता है वो तुम्हारा बी और डी है, जिसमें प्रोडक्ट बनेगा, तो तुम्हारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें से कौन सा तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें दोनों रिएक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब, अरे पहले लेक्चर में पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि दो चीज को कंबाइन करोगे एक तीसरा चीज बन जाएगा, दो चीज को कंबाइन करोगे एक तीसरा चीज बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन कौन कौन है? दो चीज को कंबाइन किए तीसरा बन गया, ये नहीं होगा। दो चीज को कंबाइन किए तीसरा बन गया, ये नहीं होगा। दो चीज को कंबाइन किए तीसरा बन गया, ये नहीं होगा। बोला है नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था। तो रिडॉक्स रिएक्शन चेक करने की जरूरत पड़ा क्या इसमें? नहीं ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करोगे? ठीक, डी ऑप्शन करोगे, कितना ही आसान था, है ना।
तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। तो देखो ये लेक्चर्स बहुत लंबा बन चुका है, तो मैं यहीं तक क्वेश्चंस को रख रहा हूँ, और बहुत सारा जो अलग अलग तरह का क्वेश्चन है इस चैप्टर से बनने वाला, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, उसे जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं लेकर आऊंगा। ये जो क्वेश्चन था ये तुम्हारा 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको मैंने डिस्कस कर दिया। तो देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन आता है, इजी आता है, कुछ कुछ थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसको तुम्हें सोचना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो में इस लेक्चर्स को मैं यहीं तक रहने देता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपने हेल्थ का ध्यान रखो। ओके, गुड बाय।